वेलकम बैक टू ज्ञान विहार यूट्यूब चैनल। और मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर फिर से अपन केमिस्ट्री पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज अपन कुछ क्वेश्चनों पर अध्ययन करेंगे। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखाई देंगे और यहाँ पर मैं क्वेश्चन को हल करके आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन तो अपन हल करेंगे ही करेंगे, साथ साथ में उस कंसेप्ट के आसपास की जो थ्योरी होती है उसको भी यहाँ पर अपन समझने का प्रयास करेंगे। तो आप बने रहिए इस सेशन में और आपको बहुत अच्छे क्वेश्चनों पर अपन यहाँ पर फोकस करेंगे, अच्छे क्वेश्चनों पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर आ गया होगा। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, निम्न में से अधिक आयनिक है। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अधिक आयनिक, अधिक सहसंयोजक। तो ये जो क्वेश्चन हल होने वाला है ये फजांस रूल से हल होने वाला है। तो इसकी मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। देखो क्या होता है, जब आपको आयनिक करैक्टर देखना होता है, आयनिक करैक्टर देखना होता है तो आयनिक जो करैक्टर होगा वो आपको ये ध्यान रखना है कि जो धनायन होता है उस धनायन की आकार या अपन साइज की बात करें तो इसका जब आकार बढ़ेगा तो आयनिक करैक्टर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जो सहसंयोजक करैक्टर होता है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इस चीज़ को आप नोट कर लेना, इस चीज़ को आप नोट कर लेना। आयनिक करैक्टर जब धनायन की साइज बढ़ेगी तो बढ़ेगा और जब धनायन का साइज बढ़ेगा तो सहसंयोजक गुण उसमें क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका यही है। देखो इसमें जो ऑप्शन आपके मिल रहे हैं वो कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास इसमें NaCl, दूसरा जो ऑप्शन है वो है आपका LiCl, तीसरा जो ऑप्शन है वो है KCl और चौथा ऑप्शन कौन सा है, RbCl है। आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा इसमें Cl क्या है, समान है। तो इस पर आपको फोकस नहीं करना है, आपको अब देखना है किसको, धनायन को। धनायन देखो तो यहाँ पर Na+ है, Li+ है, K+ है और क्या है, Rb+ है। तो आराम से चीज़ों को समझना है। आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो धनायन है, ये जो धातुएं हैं वो सारी की सारी एक ही वर्ग की होती है। और वर्ग कौन सा होता है, फर्स्ट वर्ग होता है। और उस फर्स्ट वर्ग में अपन देखें तो लिथियम सबसे ऊपर आता है, उसके बाद में आता है कौन, सोडियम आता है, उसके बाद में कौन आता है, पोटेशियम, उसके बाद में कौन आता है, Rb आता है। ठीक है, ये इसका क्रम हुआ किसका, साइज का। ये साइज का क्रम हो गया। सबसे बड़ा इसमें कौन है, Rb है और सबसे छोटा कौन है, लिथियम है। तो आपको आयनिक करैक्टर देखना है। तो आयनिक करैक्टर के लिए बताओ कि जिसका धनायन का आकार सबसे बड़ा होगा तो सबसे बड़ा कौन सा है, Rb है। तो Rb सबसे बड़ा है तो अपन कह सकते हैं कि जो RbCl होगा इसमें सबसे अधिक क्या होगा, आयनिक करैक्टर होगा। सबसे अधिक कौन सा होगा, इसमें आयनिक करैक्टर होगा। तो ये आपका आंसर बन जाएगा, कौन सा आंसर बन जाएगा आपका डी। कौन सा, डी, RbCl। दूसरा क्वेश्चन आपका है, निम्न में कौन जल में अधिक विलेय हैं। अब देखो इसी चीज़ को मैं यहाँ पर और समझाता हूँ, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जल में जो विलेयता होती है, जल में विलेयता, जल में जो विलेयता होती है वो विलेयता आयनिक करैक्टर की क्या होती है, समानुपाती होती है। इस चीज़ को भी आप नोट कर लेना। जल में जो विलेयता होती है वो किसके, आयनिक करैक्टर की क्या होती है, समानुपाती। तो हमें देखना क्या है, हमें ये देखना है कि आयनिक करैक्टर देखना है। जिसमें आयनिक करैक्टर ज़्यादा होगा वही जल में क्या होगा, अधिक विलेय होगा। इस चीज़ को आप नोट कर लेना। इसके ऑप्शन है आपका, पहला है MgCl2, इसका दूसरा ऑप्शन जो है वो है MgF2, सी इसका जो ऑप्शन है वो है MgBr2 और इसमें जो अगला ऑप्शन है वो कौन सा है, इसमें है MgI2। इसमें अब की बार आपको दिख रहा होगा कि इसमें क्या है, धनायन सब में सेम है। धनायन क्या है, सेम है। तो धनायन वाली बात यहाँ पर नहीं चलने वाली। धनायन को मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ऋणायन की साइज। किसकी साइज, ऋणायन या एनायन की साइज, ऋणायन की साइज। अब यहाँ पर उल्टा हो जाएगा काम। धनायन के साथ जो होता है वो ऋणायन के साथ उल्टा हो जाता है। यानी ऋणायन का साइज बढ़ेगा तो सहसंयोजक गुण क्या होगा, इसमें बढ़ेगा और आयनिक गुण क्या होगा, कम होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इन पर आपको फोकस रखना है। फजांस रूल का कंसेप्ट है और फजांस रूल को बहुत डिटेल से मैंने समझा रखा है। यदि आपने नहीं देखा है तो फजांस रूल बाय GL सर के द्वारा आप सर्च कीजिए, आपको वो मिल जाएगा और उस वीडियो को आप पूरा देखिए, आप ये चीज़ें समझ जाओगे।
फिर भी मैं यहाँ पर क्वेश्चनों के माध्यम से भी आपको पूरा कंसेप्ट यहाँ पर लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको या यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो भी अपन चीज़ों को समझ सके। तो यहाँ पर अपन Cl की इन ऋणायनों की बात करें, ऋणायन यहाँ पर Cl है, यहाँ पर F है, और यहाँ पर कौन है Br है, और यहाँ पर कौन है I- है। तो अपन क्या करेंगे, इनको देखें तो ये 17वें वर्ग के होते हैं, ग्रुप ऑफ कौन सा 17वां ग्रुप होता है ये, और ये हेलोजन एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो इनको यदि आकार के क्रम में लिखना चाहूँ तो सबसे ऊपर आता है कौन, फ्लोरीन, उसके बाद में क्लोरीन, उसके बाद में ब्रोमीन, उसके बाद में कौन, आयोडीन। ये इनका क्या हो गया, साइज का क्रम हो गया। किसका क्रम हो गया, साइज। अब आप यहाँ पर आ जाओ, जिसमें ऋणायन का करेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, जिसमें ऋणायन की साइज सबसे ज़्यादा होगी, उसमें से जो गुण ज़्यादा होगा, उसमें आयनिक करेक्टर क्या होगा, कम होगा। हमें देखना क्या है, हमें ये देखना है जल में विलेयता, तो आयनिक करेक्टर में देखना है। तो आयनिक करेक्टर आपको किस में ज़्यादा मिलेगा, जिसकी क्या होगी, देखो ये हमें ज़्यादा देखना है। तो ये ज़्यादा देखना है तो अपन कह सकते हैं जिसमें सेसिव जो करेक्टर कम होगा, जिसमें सेसिव जो करेक्टर कम होगा, उसमें आयनिक करेक्टर अपने आप ही क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो आप इसका देख लो, ये किस में कम होना चाहिए, सेसिव जो करेक्टर सबसे कम किस में होगा। तो सेसिव जो करेक्टर अपन देखें तो सबसे कम होगा इसमें, क्योंकि इसका आकार क्या है, सबसे छोटा है। तो आकार छोटा तो ये गुण भी कम, और ये गुण कम तो ये गुण क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो F जिसमें आ रहा है, F किस में आ रहा है, F इसमें आ रहा है। इसका मतलब इसमें अपन कह सकते हैं कि आयनिक गुण क्या होगा, ज़्यादा होगा। आयनिक गुण ज़्यादा होगा तो ये जल में क्या हो जाएगा, अधिक विलेय हो जाएगा। जल में क्या हो जाएगा, अधिक विलेय। आयनिक करेक्टर जिसमें ज़्यादा होता है वो जल में क्या होता है, अधिक विलेय होता है। और जिसमें आयनिक करेक्टर ज़्यादा होता है उसका गलनांक और जो क्वथनांक होता है वो भी क्या होता है, अधिक होता है। मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी उनका क्या होता है, हाई होता है, उच्च होता है। फिर अपन बात करें अगले क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है, जब दो परमाणु संयुक्त होकर एक अणु बनाते हैं तो क्या बनता है। देखो अणु बनाने की बात कर रहा है यहाँ पर ये बात ये नहीं कर रहा है कि दो परमाणु पास पास में आ रहे हैं। यदि पास पास में आने की बात कहता तो यहाँ पर अलग कंसेप्ट लगता। फिर भी मैं इस कंसेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझना ध्यान से। देखो ये दो एटम होते हैं, ये ए और ये ए और ये बी, दो एटम मान लिए मैंने। अभी इन दोनों के बीच में अपन देखें तो एक अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, यानी एक प्रतिकर्षण, और एक इनके बीच में काम कर रहा है कौन, आकर्षण। ये दोनों बल यहाँ पर काम कर रहे हैं। दोनों जब पास पास में, जब दूर दूर होते हैं तो इनके बीच में आकर्षण तो क्या होता है, हाई होता है, प्रतिकर्षण क्या होता है, कम होता है। समझना ध्यान से चीज़ों को। जब दूर दूर होंगे तब आकर्षण ज़्यादा, प्रतिकर्षण क्या होगा, कम होगा। जब ये पास में आते जाएंगे तो आकर्षण इनका क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, और प्रतिकर्षण क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है जब ये बॉन्ड की फॉर्मेशन में आ जाते हैं या बॉन्ड बनाने की स्थिति में आ जाते हैं, तो अपन कह सकते हैं कि इस पोजीशन, जैसे इनके बीच में बॉन्ड बन गया, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि आकर्षण, यहाँ पर आकर्षण और यहाँ पर प्रतिकर्षण, यानी रिपल्सन और अट्रैक्शन, ये दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल। और जब दो एटम आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे के पास में आते हैं तो उस समय जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना इस चीज़ का। ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है जब दो एटम अणु बनाने के लिए एक दूसरे के पास में आते हैं। अणु बनाने का मतलब होता है कि बॉन्ड बना रहे हैं, और जब बॉन्ड तभी बनता है जब आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या होता है, समान होता है। यानी अपन कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में आकर्षण फोर्स लग रहा था, और आकर्षण फोर्स लगने के कारण से जो ऊर्जा थी वो क्या हो रही थी, बाहर उत्सर्जित हो रही थी, यानी ऊर्जा रिलीज हो रही थी, ऊर्जा मुक्त हो रही थी। इसमें पहला आंसर आपका सही रहेगा। जब कभी बॉन्ड बनेगा तो ऊर्जा बाहर निकलती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इसका पहला आंसर सही हो जाएगा, ए इसका आंसर सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से अध्रुवीय यौगिक है। अध्रुवीय का कंसेप्ट मैंने बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करवाया था मेरे लेक्चरों में। मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ कि आप यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे तो आप अपने मेरे वीडियो को देखिए, उससे ये कंसेप्ट आपका और अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। पहला है H2, तो आप इसमें देखोगे तो H और H दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इसके जो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी परमाणु की ओर नहीं खिसकेंगे, और जब किसी की ओर नहीं खिसकेंगे तो ना तो इसके ऊपर कोई चार्ज आएगा ना इसके ऊपर चार्ज। इसका मतलब ये क्या है, अध्रुवीय है। कैसा है, अध्रुवीय, नॉन पोलर है ये, नॉन पोलर। दूसरा HCl, तो HCl को आप देखोगे तो HCl, इसमें Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, ये लो, ये आपका ध्रुवीय बन गया।
क्वेश्चन है अध्रुवीय यौगिक है, अध्रुवीय यौगिक है। इसके देखो ऑप्शन देखो भाई, थोड़ा क्वेश्चन मेरे हिसाब से प्रिंट में गलत हो गया ये क्वेश्चन। इसका सी, इसका आंसर सी ऑप्शन देखे O2, तो O2 में अपन देखे तो O डबल बॉन्ड O, ये भी इसमें भी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम है, तो ये भी अध्रुवीय होगा, ये भी क्या होगा अध्रुवीय, अध्रुवीय होगा। और डी अपन देखे इसमें डी, रुको भाई एक मिनट रुको, मैं इस फ़ोन को साइलेंट कर देता हूँ। अब देखो डी ऑप्शन इसका देखें तो CO2, CO2 में इस प्रकार की इसकी स्ट्रक्चर होती है। और इसमें देखें तो इधर से जितना, यानी इधर ये जो बॉन्ड जितना ध्रुवीय हो गया उतना ये उधर से हो जाएगा, यानी इसका टोटल द्विध्रुव आघूर्ण अपन देखेंगे ना, इसको मैं आगे किसी वीडियो में क्लियर कराऊंगा इसके कंसेप्ट को। आपको ध्यान रखना है कि ये अध्रुवीय होता है। क्यों होता है इसका रीजन मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ, क्योंकि ये इधर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगी तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इधर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। लेकिन इस वाला जो बॉन्ड है ना ये इधर जा रहा है और इधर वाले बॉन्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है, 180 डिग्री के कोण पर लग रही है। इस कारण से इन दोनों का जो ध्रुवीय प्रभाव है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इस कारण से ये भी अध्रुवीय बन गया, ये भी अध्रुवीय बन गया, ये एक ध्रुवीय है। तो क्वेश्चन आपका ये नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में गलत हो गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अध्रुवीय की जगह ध्रुवीय होगा। क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि निम्न में से कौन ध्रुवीय यौगिक है, तो आपका कौन सा होगा आंसर इसका, HCl हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5वां, निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक देखना है अभी आपको, तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है ये। तो पहला इसका ऑप्शन अपन देखें तो CH4, ये ध्रुवीय, ये सहसंयोजक होता है। अभी इसकी संरचना अपन इस प्रकार से बना सकते हैं, एक एक बॉन्ड का इनमें क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, साझा होता है। पहला ये तो क्या है, सहसंयोजक है, ये नहीं होगा, पहला आंसर नहीं होगा। बी देखें इसका, तो बी में क्या है, AlCl3, AlCl3। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, इसमें इसको अपन क्या मानते हैं, इसको भी थोड़ा बहुत सहसंयोजक गुण इसमें मानते हैं, थोड़ा बहुत मानते हैं। इसमें सहसंयोजक गुण इसमें होता है, वैसे सब में ही होता है। आयनिक यौगिक पूर्णतः आयनिक नहीं होते हैं, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होता। इसमें थोड़ा बहुत करेक्टर किसका होता है, सहसंयोजक का होता है, इसलिए उसको पूर्णतः आयनिक नहीं मान सकते हैं। अगला F2C, F2 में बिल्कुल नहीं होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है FF के बीच में, तो ये भी सहसंयोजक होगा। और D जो होगा, डी को अपन देखें तो कौन सा, NaCl है, हाँ इसको अपन आयनिक मानते हैं भाई, इसको आयनिक मानते हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा NaCl, क्योंकि इसमें Na पूर्णतः इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, ये धनायन में रहता है, और Cl इलेक्ट्रॉन ले लेता है ऋणायन, और ये धनायन, दोनों आपस में आयनिक बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, तो ये आपका क्या होता है, पूर्णतः आयनिक माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक है। क्वथनांक पूछ रहा है, तो आप क्या कहोगे, क्वथनांक और गलनांक, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, ये कौन से कंपाउंड के ज़्यादा होते हैं, ये होते हैं आयनिक कंपाउंड के। कौन से के, आयनिक के। यानी अपन कह सकते हैं कि जो क्वथनांक पूछ रहा है आपसे, बॉइलिंग पॉइंट जिसको अपन कहते हैं, तो ये जो होता है ये आयनिक जो करेक्टर होता है, आयनिक करेक्टर जो होता है उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी अपन कह सकते हैं ये बढ़ेगा तो ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो आपको आयनिक गुण देखना है, क्या देखना है आपको, आयनिक गुण आपको देखना है। ऑप्शनों पर देखते हैं अपन, पहला ऑप्शन है आपका NaBr, दूसरा ऑप्शन है आपका NaCl, और सी ऑप्शन है Na। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन को अपन ऊपर हल कर चुके हैं। और आप बता सकते हो मेरे हिसाब से, इसमें Na तो बराबर आ रहा है सब में, Cl में देख लो F, Cl, Br और I, ये इनका क्या हो गया, साइज का क्रम हो गया। और जिस ऋणायन का साइज सबसे छोटा होगा, ऋणायन का साइज जिसमें सबसे छोटा होगा उसमें आयनिक करेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। तो इसमें F किस में आ रहा है, इसमें F इसमें, तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, इसमें आयनिक करेक्टर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगला 11वां क्वेश्चन मेरे हिसाब से स्क्रीन पर आ गया होगा, तो देखिएगा 11वां क्वेश्चन, HCl में कौन सा अतिव्यापन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। HCl में कौन सा अतिव्यापन है, HCl की देखो बात करें पर, HCl समझो इसको ध्यान से। इसको अपन देखें तो इसमें 1s होता है, और इसका इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर देखें तो कितना होता है, 17 होता है। 1s2
2s2 और 2p कितना हो जाएगा 2p6 और 3s2 और कितना हो जाएगा 3p 17, तो 10 2 12 और 5 हो गए। यहाँ पर s तो कंप्लीट भरा हुआ है। p की बात करें तो p में 3 कक्षक होते हैं, p में 3 कक्षक होते हैं, p में 3 होते हैं, 5 कक्षक इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 और 5, ये p बच रहा है भाई इसके पास। इसको px मान लो, इसको py मान लो, ये pz है। और इधर कौन है s है, इधर s है, इधर s, इसको मैं इधर पर देता हूँ इस इलेक्ट्रॉन को, ये s है। तो इधर का तो s कक्षक और इधर का कौन सा p कक्षक। ध्यान रखना ओवरलैपिंग की बात कर रहा है, यहाँ पर अतिव्यापन की बात कर रहा है। तो अतिव्यापन के लिए आपको एक कंसेप्ट दिमाग में रखना है। क्या रखना है, एक तो ऐसे कक्षक होने चाहिए जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए कक्षक के पास ओवरलैपिंग करने के लिए। और उनमें क्या होना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन होता है उनका जो स्पेन होता है, चक्रण होता है, वो क्या होना चाहिए, एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए। तो इसमें इस तरफ है तो इसमें इस तरफ होना चाहिए। तो इसमें S और P, तो S और P अतिव्यापन है। और वो भी कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड हमेशा ध्यान रखना कौन सा होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। अकेला बॉन्ड होता है वो हमेशा सिग्मा होता है। 2 बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा एक पाई होता है। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा है। सिग्मा किससे बनता है, सिग्मा बनता है किससे, अक्षीय ओवरलैपिंग से बनता है। किससे, अक्षीय ओवरलैपिंग से बन सकता। तो मेरे हिसाब से आप इसके आंसर तक पहुंच गए होंगे। क्या आंसर बनेगा इसका, एस पी अतिव्यापन। इसमें अक्षीय की बात नहीं कर रहा, लेकिन आपको यदि पूछे ऑप्शन यदि अक्षीय पार्श्व समांतर से कुछ दे दिया जाए तो आपको ध्यान रखना है एस पी अक्षीय ओवरलैपिंग, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अपन और इसको यदि जो ऑप्शन है उसको यदि और डिफिकल्ट बनाना चाहिए तो इसमें एस पी अक्षीय ओवरलैपिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12वां, सल्फर की द्वितीय उत्तेजित अवस्था में कौन सा यौगिक बनता है। द्वितीय ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है आपको। तो देखो सल्फर की बात करता हूँ मैं पहले, तो ऑप्शनों पर बाद में देखते हैं अपन। सल्फर इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है। तो 1s2 2s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2p6 3s2 और 3p कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कितना, s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3s में, और p में कितने आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 2 और 3। तो ये आ गए 3p। इसमें आपको पता होना चाहिए इसके पास db होता है, इसके पास db होता है 1 2 3 4, db खाली पड़ा रहता है, रिक्त रहता है ये। अब आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि द्वितीय ही उत्तेजित अवस्था निकालनी है। तो द्वितीय उत्तेजित अवस्था सल्फर की, सल्फर 16 पर 16 हो गई क्या, 3 और 2 5 भी होंगे, यहाँ पर 4 होगा, 4 होगा। ये इलेक्ट्रॉन विन्यास, हाँ अब सही है। द्वितीय ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है, सॉरी द्वितीय ऑक्सीकरण अवस्था, द्वितीय उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड स्टेट। सेकंड, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करूँ मैं, एक्साइटेड स्टेट उत्तेजित अवस्था, इसको क्या कहते हैं, उत्तेजित अवस्था कहते हैं। समझो ध्यान से, फर्स्ट उत्तेजित अवस्था का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर के रूप में है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर या युग्म के रूप में है, वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल कर जो आगे रिक्त कक्षक पड़े हुए हैं उनमें चला जाएगा, आगे जो रिक्त कक्षक पड़े हैं उनमें चला जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा और यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो इसको अपन देखें तो इस प्रकार से बन जाएगा, ये पी की 3 1 2 3, एक यहाँ पर पहुँच गया डी में 1 2 3 4, तो यहाँ पर पहुँच गया। और इसके एस के दोनों इलेक्ट्रॉन पड़े हैं यहाँ पर। अब इसके पास कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हुए, अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास कितने, 4। सेकंड उत्तेजित अवस्था की बात करा तो सेकंड उत्तेजित अवस्था की बात करूँ मैं यहाँ पर, उत्तेजित अवस्था मैं बोल रहा हूँ, लिखने में यदि कुछ हो जाए तो आप समझ जाया करो कि बोल रहा हूँ वही चीज़ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा डी और ये हो जाएगी 5। अब देखो इसमें ये फर्स्ट में यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर थे, वहाँ से यहाँ चला गया। अब पेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, इसमें 3, एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। अपन कह सकते हैं इसके पास 5 क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए। 5 इसके पास क्या हो गए, अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उतने ही बॉन्ड बनाता है, और जितने बॉन्ड बनाता है उतने ही क्या करेगा, एटम को अपने साथ में जोड़ेगा। तो आप ये देख लो कि ये 6 बंध किसके साथ बना रहा है, सल्फर। जिसमें 6 बंध बन रहे हैं वही उसकी क्या होगी, सल्फर की सेकंड उत्तेजित अवस्था होगी। तो पहला ऑप्शन आपका कौन सा है, पहला ऑप्शन है SF4, इसमें 4 ही बॉन्ड बनाएगा, इसका मतलब ये नहीं होगा।
दूसरा ऑप्शन है SF6। हाँ बिल्कुल, ये यहाँ पर सल्फर 6 फ्लोरीन के साथ जुड़ रहा है, यानी 6 बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब ये जो आंसर है वो आपका क्या है, सही है। इसका बी आंसर होगा SF6 होगा, SF2 नहीं होगा, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, आगे मेरे हिसाब से बात समझ में बहुत अच्छा क्वेश्चन था और मेरे हिसाब से समझ में भी आ गया होगा। अगला क्वेश्चन समझो भाई, अपने दिमाग को विकसित करने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन की किस उत्तेजित अवस्था से उत्तेजित अवस्था में ClF3 बनता है। ClF3 की बात करते हैं अपन। एक एक क्वेश्चन को मैं कंसेप्ट से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरा मैं हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से आप भी पूरी एकाग्रता के साथ में समझने का प्रयास कीजिए। जब तक समझने का प्रयास नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। कहीं भी पढ़ लो चाहिए जाके, जब तक आप खुद प्रयास नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आने वाला है। तो आप खुद प्रयास करने की कोशिश करो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो क्लोरीन की किस उत्तेजित अवस्था में बात कराई, तो ClF3 की बात यहाँ पर हो रही है। यानी ClF3 की बात हो रही है। तो मैंने अभी बताया आपको, उत्तेजित अवस्था जब चेक करनी होती है तो आपको देखना है कि इधर जिसके साथ जो एटम जुड़ रहा है वो एकल संयोजी होना चाहिए। तो ये एकल संयोजी है। एकल संयोजी का मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, एक बंद बनाता है। तो ये F एकल संयोजी है और ये एकल संयोजी है। तो ये कितने जुड़ रहे हैं, 3 जुड़ रहे हैं। इसका मतलब इस क्लोरीन के पास में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 3 क्या होने चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसको कह सकते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3 होने चाहिए। तो 3 कैसे बनेंगे, क्लोरीन की बात करते हैं अपन। क्लोरीन कितने पर आता है, 17 पर आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आ रही बात समझ में यहाँ तक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ मैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं लिख रहा। ठीक है, इसमें देखो, इसमें डी भी होता है, डी खाली होता है। ठीक है, अब देखो मैं इसको बना रहा हूँ क्योंकि हमें बाह्यतम कोश की इलेक्ट्रॉनिक चाहिए। तो इसकी नॉर्मल स्टेट की बात करूँ मैं, नॉर्मल स्टेट में S के 2 इलेक्ट्रॉन आ गए 3s के, और P की, इसको समझा रहा हूँ मैं और डिटेल से। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पर और समझा देता हूँ आपको अच्छी तरीके से। 5 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, ये 5 आ गए। D बेचारा खाली पड़ा है, D में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है अभी। D में कितने होते हैं कक्षक, ये तो पता है सबको, 5 कक्षक होते हैं। ये हो गया 3D, ये 3p हो गया। हमें 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अभी कितना दिख रहा है आपको, अभी 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि जो पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पेयर इलेक्ट्रॉन से हमें इलेक्ट्रॉन निकाल के किस में ले जाना है, डी में ले जाना है। तो मैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इसकी निकाल रहा हूँ, उत्तेजित अवस्था निकाल रहा हूँ। तो इसी को लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। ये 1 2 और 3 और 4, इसका इलेक्ट्रॉन गया आगे वाले डी में। तो डी में आ गए यहाँ पर, डी में यहाँ पर आ गए। अब आपको दिख रहा होगा 1 2 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ गए। और फ्लोरीन भी कितने थे, 3। तो 1 फ्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा, 1 फ्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा, 1 फ्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा। इसका हो गया इसका काम। इसका मतलब इसने कौन सी उत्तेजित अवस्था में जोड़ा F को, अपन कह सकते हैं फर्स्ट स्टेट में। कौन से में, फर्स्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, प्रथम अवस्था में। मूल अवस्था भी नहीं होगा, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था भी नहीं होगी, द्वितीय अवस्था भी नहीं होगी, और कौन सी होगी, प्रथम अवस्था होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, C इसका आंसर बनेगा भैया। अगला क्वेश्चन देखो, 14वां क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पाई बंद का नहीं है। पाई बंद की बात हो रही है यहाँ पर भाई। तो पाई बंद की मैं एक बार सारी बातें बता देता हूँ आपको। पाई जो बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो समझना ध्यान से। पाई बॉन्ड जो होता है वो एक तो जो समपार्श्वीय अतिव्यापन, समपार्श्वीय, इसको अपन कह सकते हैं समांतर, और इसको अपन कह सकते हैं एक साइड वाइज ओवरलैपिंग से, एक तो इससे बनता है। ठीक है, दूसरी बात, जो पाई बॉन्ड होता है वो वीक होता है किससे, सिग्मा बॉन्ड से। किससे, सिग्मा बॉन्ड से वीक होता है। जो पाई बॉन्ड होता है, ये जो होता है, ये जो संकरित कक्षक होते हैं, हाइब्रिड संकरित कक्षक, इनका निर्माण नहीं करते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई मैंने आपको। संकरित कक्षक कभी भी किसका निर्माण नहीं करते, पाई बॉन्ड का निर्माण नहीं करते हैं। और जो पाई बॉन्ड होता है, ये कभी भी अकेला नहीं रह सकता,
कभी भी अकेला नहीं रह सकता, ये हमेशा सिग्मा के साथ रहेगा, सिग्मा के साथ ही रहेगा, अकेला कभी भी नहीं रहेगा। ये बातें मैंने बताई आपको। और एस जो होता है, एस कक्षक जो होता है वो कभी भी क्या नहीं बनाएगा, क्या नहीं बनाएगा, पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। आ रही बात समझ में? मेरे हिसाब से आनी चाहिए। पहला ऑप्शन देखो इसका, कौन सा लक्षण पाइप बंद का नहीं है, पाइप बंद की बात कर रहा है। पहला है पाइप बंद तभी बनता है जब पहले से सिग्मा बना। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सिग्मा बॉन्ड बनेगा उसके बाद में ही पाइप बंद का निर्माण होगा। कभी भी पाइप बंद पहले नहीं बन सकता और कभी भी पाइप बंद अकेला नहीं रह सकता। ठीक है। दूसरा, पाइप बंद का निर्माण संकरित कक्षकों से होता है। संकरित कक्षक भी बताया नहीं बनता है संकरित कक्षक से। बी, ये बात गलत है भाई। ये दूसरी बात, इसमें जो बी ऑप्शन है वो गलत है। सी ऑप्शन की बात करिए अपन तो पाइप बंद का निर्माण पी कक्षकों के अतिव्यापन से हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, पी कक्षकों के अतिव्यापन से हो सकता है, लेकिन वो हो सकता है हेड टू हेड या एक्सियल जो ओवरलैपिंग होती है, अक्षीय जो ओवरलैपिंग होती है उससे हो सकता है, उससे नहीं हो सकता है। उससे हो सकता है कौन से साइड वाइज या पार्श्व ओवरलैपिंग से हो सकता है। हाँ लेकिन बना सकते हैं पी कक्षक, ये बात बिल्कुल सही है, बन सकता है। पाइप बंद परमाणु कक्षकों के समपार्श्विक अतिव्यापन से बनता है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? इसका बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 14 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद करते हैं पहले 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर आ गया होगा। 7वां क्वेश्चन है आयनिक यौगिक सामान्यतः दोनों रखते हैं, यानी एक क्वेश्चन है उसमें आपको आयनिक यौगिक के गुणों की बात कर रहा है। तो आयनिक यौगिक की जो गुण होते हैं मैं इनको लिख देता हूँ, एक बार समझ लेना ध्यान से। आयनिक यौगिकों में क्या कौन कौन से गुण होते हैं? आयनिक जो कंपाउंड होते हैं वो एक तो क्या होता है, इनका जो गलनांक या इनका जो क्वथनांक जिसको अपन बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, ये दोनों ही क्या होते हैं? उच्च होते हैं, पहली चीज। ठीक है, और इसी से बन जाएगा आयनिक यौगिकों को ध्रुवीय श्रेणी में रखा जाता है। किसकी श्रेणी में रखा जाता है? ध्रुवीय होते हैं। ये कैसे होते हैं? ध्रुवीय होते हैं। और ये जो अध्रुवीय विलायक होते हैं, ये ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। ध्रुवीय विलायकों में क्या होते हैं? विलय होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, अध्रुवीय में विलय नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देखो उच्च गलनांक और अधिसात्मक, एक चीज वो भी ध्यान रखना, ये अधिसात्मक होता है। अधिसात्मक, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इस बद की कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो उच्च गलनांक ये बात सही है, लेकिन अधिसात्मक, बिल्कुल अधिसात्मक होते हैं। तो पहला इसका सही होगा मेरे हिसाब से। उच्च गलनांक और निम्न क्वथनांक गलत है। दिशात्मक गुण नहीं होगा। ध्रुवीय और अध्रुवीय विलायकों में उच्च घुलनशीलता, बिल्कुल गलत बात है। पहला इसका आंसर सही है, उच्च गलनांक और अधिशात्मक गुण बिल्कुल। 8वां क्वेश्चन देखो, विद्युत संयोजी यौगिक या आयनिक यौगिक त्रिविम समायता नहीं दर्शाते हैं। क्यों नहीं दर्शाते? क्योंकि उनका जो बॉन्ड होता है वो अधिशात्मक होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए त्रिविम समायता जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है वो प्रदर्शित वो नहीं करते हैं। तो इसमें सीधा सीधा होगा मेरे हिसाब से डी आंसर। देखो इसका डी ऑप्शन वही आंसर हो जाएगा। आयनिक बंध की अधिशात्मक प्रवृत्ति के कारण होगा। आयनों की उपस्थिति, आयन तो होते हैं उसमें, आयनिक यौगिकों में आयन तो होते हैं, तो ये नहीं होगा। प्रबल विद्युत आकर्षण बिल्कुल सही है, इनमें आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है, भंगुरता भी होती है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार आपका जो आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि इसमें जो बॉन्ड होता है वो अधिशात्मक होता है, इसके कारण से ये समायता नहीं दर्शाता है। 9वां क्वेश्चन, ठोस NaCl, ठोस NaCl विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि ठोस NaCl में आयन नहीं होते हैं। आयन तो होते हैं, आयन कहाँ जाएंगे? NaCl है, इसमें Na+ है और Cl- है, ये तो है ही, ये कहाँ जाएंगे? आयन तो है, ठोस हो चाहे गलित अवस्था हो, आयन तो है। लेकिन ठोस में ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के आकर्षण बल से, किससे? अट्रैक्शन फोर्स से, आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। ये गति नहीं कर पाते हैं, इसलिए विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। कौन सी स्टेट में? सॉलिड स्टेट में, ये ध्यान रखना, ठोस अवस्था में। ठोस NaCl से जो नहीं आयनिक होता है, ये गलत बात है। ठोस NaCl में गतिशील आयन नहीं होते, ये बिल्कुल सही है, गतिशील आयन नहीं होते, क्योंकि विद्युत का चालन या तो इलेक्ट्रॉन गति करे या फिर आयन गति करे तभी संभव हो सकता है, वरना संभव नहीं हो सकता। तो ठोस NaCl में गतिशील आयन नहीं होते। आयन तो होते हैं, ये बात सही है, लेकिन वो आयन चलने वाले होने चाहिए, गतिशील होते। ठोस NaCl में इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, क्यों नहीं होते? ये भी गलत बात है, ये भी गलत बात है। अगला 10वां क्वेश्चन, सिग्मा बंध इनके अतिव्यापन से बनता है। सिग्मा बंध हमेशा
अक्षीय ओवरलैपिंग से बनता है। किससे? अक्षीय ओवरलैपिंग से बनता है, अक्षीय अतिव्यापन से बनता है। ठीक है, तो देखो केवल एस से नहीं, एस पी भी बन सकता है। एस पी से भी बन सकता है सिग्मा बंध, और एस एस से भी बन सकता है, और पी पी से भी बन सकता है। पी और पी बी ये दोनों भी अक्षीय करेंगे अतिव्यापन, तो इससे भी बन सकता है। ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। तो देखो केवल एस एस से नहीं, ये बात गलत है। एस एस नहीं, एस पी भी बना सकता है। केवल एस और पी, ये भी गलत बात है। अंतर्नाभिकीय समास का मतलब समकक्षीय यहाँ पर ध्यान रखना। एस एस, एस पी या पी पी कक्षकों से, हाँ बिल्कुल सही, ये इसका आंसर सी हो जाएगा। पी पी कक्षकों के संपार्श्विक अतिव्यापन से पाई बंध बनेगा, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन 15वें क्वेश्चन के। तो आ गया होगा 15वां क्वेश्चन स्क्रीन पर। अब देखो 15वें क्वेश्चन की बात करें अपन। 15वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस अणु में sp3d संकरण, sp3d संकरण देखना है आपको। ये हाइब्रिड, आपको हाइब्रिडाइजेशन देखना है। किस किस ऑप्शन है आपका? पहला CH4, दूसरा ऑप्शन है PCl3, सी ऑप्शन है XeF2 और डी ऑप्शन है H2O। देखो संकरण निकालने के मैंने 2-3 तरीके बता रखे हैं। आप इसमें एक तो ये इस प्रकार से कर लो संरचना से, भाई इसकी संरचना देखें तो इस प्रकार से होती है। तो एक तो आपके पास सिंपल तरीका है, जितने सिग्मा मोड, ये सिग्मा 4 सिग्मा बन रहे, तो जितने सिग्मा बन बनते हैं वही संकरण हो जाएगा। तो sp3 संकरण इसमें देखें तो इसकी संरचना इस प्रकार से होती है, Cl और Cl, इसके पास एक लोन पेयर, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो 3 तो सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, तो टोटल 4 हुआ। 4 में वही बनेगा sp3 संकरण। जो मैंने दूसरा तरीका बता रखा उस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। इसमें देखें, इसको मैं उसी तरीके से निकाल के बताता हूँ। इसकी संरचना आपको आती है ऑक्सीजन की, H2O की, तो ये हो जाएगा। इसमें 2 लोन पेयर होते हैं। जहाँ तक आपको लोन पेयर का सिग्मा बॉन्ड का पता होता है तो आप इस तरीके से निकाल लेकर फटाफट निकल जाएगा। 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर, कितना हुआ? 4 में हो जाएगा कौन सा? sp3। इसका मतलब वैसे आप देख सकते हो, इसमें sp3 आ रहा है, इसमें sp3 आ रहा है, इसमें sp3, तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? XeF2। आप निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो। कैसे निकालोगे? एक तरीका मैंने आपको और सिंपल तरीका बता रखा है। कैसे? XE जिनोन होता है, उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं हमें, ये तरीका बताया था मैंने। और फ्लोरीन होता है, उसमें 7 होता है, तो 2 फ्लोरीन है, तो कितने हो जाएंगे? 8 और 14 कितने हुए? 8 और 14 22। 22 में भाग 2, 22 कौन से ब्लॉक में आता है? वो बताया था मैंने तरीका, जब 8 से ज़्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन तो किसका भाग? 2 का भाग 8 के बराबर होता है। और 8 से ज़्यादा हो जाता है तो किसका भाग देता है? कि किसका? 8 का देते हैं। और जब 56 से कम होता है 8 से, उससे ज़्यादा हो जाएगा 32, तो आपको भाग देना है किसका? 18 का। तो आप इस ब्लॉक में आ रहे हो तो आपको 8 का भाग देना है। 8 चौक 8 3, 8 दूनी 16, कितना बचा? 6 में फिर से 2 का भाग दे दो, तो ये हो जाएगा 3, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5, और 5 के अनुसार संकरण निकल जाएगा sp3d। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी निकाल सकते हो आप, जो आपका मन करे उस तरीके से आप निकाल सकते हो। 2-3 तरीके मैंने बता रखे हैं। आप हाइब्रिडाइजेशन का जो लेक्चर है मेरा उसको आप देख लो, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर भी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से समूह में समान संकरण वाले अणु है? ये थोड़ा सा देखो, अभी बताया मैंने 2 के 2 मैंने अभी बता दिया। इसका sp3 था और PCl5। तो देखो PCl5 की अपन संरचना देखें तो ऐसे होती है इसकी, तो इसमें कितने हो गए? 1 Cl और यहाँ पर इस प्रकार से इसकी होती है, इस प्रकार से संरचना होती है इसकी। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 5 सिग्मा बॉन्ड के अनुसार संकरण हो जाएगा sp3d। इसमें आ रहा है sp3d, इसका मतलब दोनों में संकरण समान नहीं है। इसका आंसर ये ऑप्शन नहीं, ये आंसर इसका नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखें, BCl3। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो चीज़ों को। यदि आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको दोबारा समझा सकता हूँ। ये मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि आप मुझ पर विश्वास करके इस वीडियो को देख रहे हो।
तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपको समझाएं। तो यदि समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दिया करो। मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, धीरे पढ़ा रहा हूँ, या आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, जो भी बातें हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दिया करो, क्योंकि जब तक आप बताओगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा। तो आपका ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी कमी है उसको आप बताओ, कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ताकि हम उनको सुधार सकें। इसका संकट निकालोगे तो इसका संकट हो जाएगा sp2। आप निकाले, संकट निकालने का तरीका मैंने बता रखा आपको अच्छी तरीके से। PCl3 इसका अभी अपन निकाला था sp3, इसका मतलब ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। C की अपन बात करें तो C में हो जाएगा NH4 प्लस और हो जाएगा CO2। CO2 में होता है sp संकरण, sp संकरण होगा, और इसमें हो जाएगा sp3 संकरण, इसका भी नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगला PCl3 और SO3 में होता है sp2 और इसमें हो जाएगा sp3। इसके अनुसार तो ये सारे ऑप्शन इसके गलत हैं। हाँ बिल्कुल सही है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया प्रिंट करने में, तो इसमें कोई सा भी नहीं होगा भाई, कोई सा भी इसका आंसर नहीं होगा, सारे ऑप्शन गलत है इसमें, तो ध्यान रखना इसका। ये क्वेश्चन जब मैंने आंसर की डाली थी तो उस समय भी मैंने इसका आंसर नहीं बताया था, उसको मैंने काट ही दिया था इस क्वेश्चन को, तो आप ध्यान रखना। संकट निकालना मैंने बहुत डिटेल से समझा रखा है। सल्फेट आयन की आकृति, सल्फेट आयन SO4 इसको सल्फेट आयन कहते हैं। कई बच्चों को तो ये पता नहीं होता कि सल्फेट आयन होता क्या है। ये होता है SO4 2 चार्ज होता है, ऑक्सीजन के 4 परमाणु होता है, 1 सल्फर होता है, SO4 होता है। तो इसकी अपन को क्या निकालना पड़ेगा, इसका संकट निकालना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकते हो, तभी आप क्या निकाल सकते हो, इसकी आकृति निकाल सकते हो। तो सल्फेट आयन का देखो सीधा जो तरीका मैंने बता रखा है, सल्फर के लिए कितना आता है, सल्फर आता है 16 पर, तो 2, 8 और 6। एक बार और तरीका रिपीट कर देता हूँ मैं, ध्यान से समझ लेना। इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं, तो 6 लिख लिए। हमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, एक तरीका मैंने ये बताया था, बहुत अच्छा तरीका था। ऑक्सीजन कितने पर आता है, ऑक्सीजन आता है कितने पर, 8 पर, पहले में 2, दूसरे में 6 आते हैं। इसके लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, 4 है। एक ऑक्सीजन के लिए 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 के लिए कितने होंगे, तो 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। और जो ऊपर चार्ज होता है उस चार्ज को आपको यहाँ पर जोड़ना घटाना होता है। तो चार्ज यदि माइनस का है तो आपको ऐड करना पड़ेगा, और यदि चार्ज प्लस का होता है तो आपको लेस करना पड़ेगा। कितना हुआ, 6 चौका 24 प्लस 2 कितना हुआ, 32 8 वाले ब्लॉक में आएगा तो 8 का भाग दे दो, 8 चौक 32, कितना आया, sp3 संकरण आ रहा है। और sp3 संकरण के अनुसार अपन बताना चाहिए तो आकृति होती है आपकी कौन सी, चतुष्फलकीय कह दो, या इसको हम कहते हैं टेट्राहाइड्रिल इसको अपन कहते हैं। तो इसके चतुष्फल की आकृति हो जाएगी। डी इसका आंसर सही है, डी इसका आंसर सही है। 17वें क्वेश्चन का डी आंसर सही है। 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसका बंद कोण अधिक होगा। बंद कोण की बात हो रही है यहाँ पर। तो बंद कोण किस पर डिपेंड करता है भाई, लोन पेयर पर डिपेंड करता है। लोन पेयर का काम ही होता है, मैंने बताया था अच्छी तरीके से, विलीन होता है, ये गुंडा होता है लोन पेयर। जितना ज़्यादा लोन पेयर होगा बॉन्ड एंगल उतना ही क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वो बॉन्ड पेयर को क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। और रिपल्सन होने के कारण से बॉन्ड पेयर बेचारे पास पास में आ जाएंगे, और जब बॉन्ड पेयर बेचारे पास पास में आएंगे तो उनका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपको बॉन्ड एंगल की कहानी से समझना है। 18वां क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूँ। पहला ऑप्शन है CH4, बी ऑप्शन है इसका CO3 संकट भी आपको निकालना आना चाहिए, संकट से ही क्वेश्चन हल हो पाएगा। जब तक संकट निकालना नहीं आता है तो आप नहीं कर पाओगे। तो संकट निकालना सीखना है, आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप संकट वाले लेक्चर को देखो और समझो। मैंने कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर रखा है कि संकट क्या होता है, इसकी कहाँ आवश्यकता पड़ती है, सारी चीज़ों को मैंने मेरे लेक्चर में बहुत डिटेल से समझा रखा है। तो आप इतना सा कष्ट कीजिए, जो अपनी प्ले लिस्ट है इस चैनल की, उस प्ले लिस्ट पर जाइए और सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं बॉन्ड एंगल को हमें देखना है। तो ये आपके ऑप्शन है, तो देखो क्या करना है। सबसे पहले इसका संकट मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, sp3 होगा, इसका संकट sp2 होगा, इसका संकट sp3 होगा, और इसका संकट sp3 होगा। तो देखो इनके अनुसार तो 109 डिग्री और 28 मिनट का कोण होना चाहिए। अभी तो आप यहाँ पर समझ लो, इस ऑप्शन को आप देखो sp2 आ रहा है इसमें। sp2 का मतलब ये होता है कि इसमें अपन देखें तो इस प्रकार की कुछ व्यवस्था होती है ऐसे,
और sp2 में अपन देखें तो जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री का। तो चाहे इनमें कितने भी लोन पेयर हो, लोन पेयर यदि होंगे तो 109 डिग्री से एंगल घटने वाला ही है, ना कि बढ़ने वाला है। यानी इन तीनों में कोण अधिकतम हो सकता है, वो हो सकता है 109 डिग्री 28 मिनट के अंदर। क्यों? क्योंकि इनमें संकर्ण sp3 आ रहा है और sp3 के अनुसार संकर्ण जो बंद कोण होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का हो सकता है। इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं, इससे कम तो पॉसिबल है इनमें, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। और कम पॉसिबल होगा किस पर, किसके आधार पर? लोन पेयर के आधार पर। किसके आधार पर? लोन पेयर के आधार पर। तो इसको अपन देखते ही नहीं है, क्योंकि अभी तो अपन यहाँ पर देख लेते हैं कि sp2 जो है, sp2 की आकृति इस प्रकार से होती है त्रिकोणीय, और त्रिकोणीय आकृति में जो बॉन्ड एंगल होता है वो कैसा होता है? 120 डिग्री का होता है, 20 डिग्री का होता है। तो ये सबसे ज़्यादा है इसमें, तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? CO3। इनके 109 डिग्री के हैं, इसका 120 डिग्री का, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है 19वां निम्न में से कौन सा तत्व sp3d संकर्ण दर्शाता है? sp3d, अब मुझे बताओ कि d ये संकर्ण दर्शाना है sp3d, तो जिसके पास s कक्षा होगा वो, जिसके पास p कक्षा होगा वो, जिसके पास क्या होगा? d कक्षा होगा। ये तीनों जिसके पास होंगे वही तो दर्शाएगा। तो किस किस के पास है? पहले पास फोर्स की बात करें तो पास फोर्स कितने पर आता है भाई? इसका परमाणु क्रमांक होता है कितना? 15। 15 में क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। 6 नहीं होगा भाई, 3 होगा यहाँ पर, और इसमें 3d खाली है। खाली है तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली कक्षा भी भाग ले सकते हैं संकर्ण में। तो p, हाँ फास्फोर्स, बिल्कुल फास्फोर्स, ये बी ऑप्शन है भाई, बी ऑप्शन है। और इसमें d है, p भी है और s है। हमें देखना है सिर्फ किस में? बाह्यतम कक्षा में। किस में देखना है? बाह्यतम कक्षा में देखना है, आउटर मोस्ट सेल में देखना है, आउटर मोस्ट सेल में देखना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? फास्फोर्स वाला बी, क्योंकि फास्फोर्स में sp आ रहा है, बाह्यतम कोश में pb आ रहा है और db आ रहा है, तीनों आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल sp3d संकर्ण दर्शा सकता है। और ऑप्शनों की भी अपनी बात कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। कार्बन, पहला ऑप्शन कार्बन है, तो कार्बन आता है कितने पर? 6 पर आता है। 1s2, 2s2 और 2p2 होगा। इसमें तो दूसरे कोष में p तक ही समिट जाता है, ये इसमें d नहीं आता है, d नहीं आएगा, इसका मतलब ये नहीं दर्शाएगा। बी ऑप्शन बता दिया मैंने, और आप ऑप्शन को भी देख सकते हो। सी ऑप्शन ऑक्सीजन, ये कितने पर आता है? 8 पर, तो 8 में वही 1s2, 2s2, 2p कितना हो जाएगा? 4। इसमें भी d नहीं आ रहा है, ये भी नहीं दर्शाएगा। बी बोरॉन, ये 5 पर आता है, तो इसको भी आप समझ सकते हो, ये पर इसका एटॉमिक नंबर होता है 5। तो 1s2, 2s2 और 2p1, इसका इसमें भी d नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? दूसरा हो जाएगा, p फास्फोर्स। आ रहा है कंसेप्ट के साथ में बता रहा हूँ चीज़ों को। फास्फोर्स क्यों दर्शा सकता है sp3d संकर्ण? इसमें sp होता है, pb होता है, db होता है, इन बेचारों में d नहीं होता है, तो d होगा ही नहीं, तो d कहाँ से लाएगा ही, इसलिए ये sp3d संकर्ण नहीं दर्शा सकता। 20वें क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से किस का बंद कोण सबसे कम है? कम की बात कर रहा है, तो कम की बात हो रही तो आपको लोन पेयर पर लेके चलना है। पहले संकर्ण, उसके बाद में लोन पेयर की कहानी को समझना है। तो इसके ऑप्शन है, सबसे कम की बात करें तो सबसे पहले अपन देखें तो H2O है, बी ऑप्शन इसका NH3 है, सी ऑप्शन इसका देखें तो SO4 2- है, ठीक है। एक और रह गया, इसमें कौन सा रह गया? पहला, इसमें है CH4। संकर्ण अभी बताया था मैंने आपको, सब में संकर्ण इन चारों में निकालोगे ना तो sp3, sp3, sp3 और sp3, इसके अनुसार तो कोण होना चाहिए कितना? 109 डिग्री और 28 मिनट का होना चाहिए, ठीक है, इस संकर्ण के अनुसार। तो लेकिन लोन पेयर की कहानी को अपन समझे तो लोन पेयर देखूँ तो बताऊँ मैं आपको, तो लोन पेयर इसमें तो कितना है? एक लोन पेयर नहीं, 0 है। इसमें 2 लोन पेयर है और इसमें 1 लोन पेयर है, इसमें 0 लोन पेयर है। तो जिसमें लोन पेयर ज़्यादा होंगे ना उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम होगा। इसका, इसमें बॉन्ड लोन पेयर 2 है तो इसका बॉन्ड एंगल कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके पास 4 कक्षक है, संकरित कक्षक। 4 में अपन देखें तो ये बॉन्ड 109 डिग्री का होना चाहिए था, नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद 2 लोन पेयर है, ये 2 लोन पेयर इसको क्या करेंगे? रिपल्सित करेंगे। रिपल्सन करने के कारण से ये एक दूसरे के पास पास में आ जाएंगे, और पास पास में आएगा तो ये कोण 109 डिग्री से घटकर कितना हो जाएगा? 104 डिग्री हो जाएगा। इस कारण से इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा। इसका 109 ये रहेगा, इसका भी ये रहेगा, इस पे कम हो जाएगा, इसका 160 डिग्री का लगभग हो जाएगा।
और इसका हो जाएगा कितना 104 डिग्री का। तो सबसे कम होगा इसका, इसमें 2 लोन पेयर है। जितना ज़्यादा लोन पेयर सेंटर एटम के पास में बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा। तो ये मैंने 20 क्वेश्चन आपको हल करवा दिए। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी तरीके से आपके समझ में आ गए होंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाए हैं मैंने, आप अच्छी तरीके से देख लेना, समझ लेना और चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम भी बहुत अच्छी तरीके से आपके लिए कार्य कर सके। एक अच्छा मोटिवेशनल आप हमें देने का प्रयास कीजिए, ताकि हम एक ऊर्जावान होकर आपके लिए कार्य कर सके। ठीक है, धन्यवाद।